किसान खेती के साथ साथ पशुपालन, मछली पालन, मुर्गी पालन व्यवसाय कर रहे हैं और अच्छी आय भी कमा रहे हैं। मुर्गी पालन में यदि बात प्रतापधन नस्ल की करें तो इसका पालन किसानों के लिए वरदान साबित हो सकता है। बस जरूरत है कि आप प्रतापधन मुर्गियों को पहचान कर इनका उन्नत तरीके से पालन करें। तो आप कैसे करें प्रतापधन मुर्गियों का पालन और ये किस प्रकार से आपके लिए लाभकारी है, देखिए हमारी खास रिपोर्ट। किसान भाइयों, हमारे देश की अर्थव्यवस्था में कृषि के साथ साथ पशुपालन और मुर्गी पालन का एक बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान है। मुर्गी पालन ग्रामीण और अर्ध शहरी क्षेत्रों में लघु सीमांत किसानों और भूमिहीन मजदूरों के लिए न सिर्फ आजीविका का साधन है, बल्कि पोषण सुरक्षा का भी साधन है। और यदि बात अपने राज्य की करें, तो मुर्गी पालन के क्षेत्र में काफी पिछड़ा हुआ है। यहाँ कुल कुक्कुट का 60% योगदान ग्रामीण कुक्कुट का है। इसलिए मुर्गी पालकों की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए एक द्विप्रयोजनी बहुरंगी संकर नस्ल प्रतापधन विकसित की गई, जो कि ग्रामीण कुक्कुट पालन की आवश्यकताओं के अनुरूप विकसित की गई है। किसान भाइयों, प्रतापधन नस्ल में देसी नस्ल जैसे शारीरिक गुण होने के साथ साथ अधिक उत्पादन क्षमता के कारण यह नस्ल मुर्गी पालकों की पहली पसंद बन गई है, जिसके कारण प्रतापधन चूजों की काफी मांग है। किसान भाइयों, जहां तक इस नस्ल की मुर्गी की विशेषताओं की बात है, तो यह मुर्गी ग्रामीण क्षेत्रों में घर के आंगन में आसानी से पाली जा सकती है। इसके बहुरंगी होने के कारण ग्रामीण मुर्गी पालकों को ये बहुत पसंद है। साथ ही लंबी टांगे और पंख मजबूत होने के कारण ये शत्रुओं से बचाव करने में सहायक है। प्रतापधन मुर्गी के अंडों का रंग देसी अंडों से हल्का भूरा होता है और यह मुर्गी देसी मुर्गी की तुलना में 4 गुना अधिक अंडा उत्पादन करती है। इसके अलावा इस नस्ल की मुर्गियों में अंडा सहने की क्षमता भी ज्यादा है। प्रतापधन नस्ल की वृद्धि दर देसी मुर्गी की तुलना में अधिक होती है। किसान भाइयों, अब बात करते हैं प्रतापधन मुर्गी के पालन के लिए आवास प्रबंधन की। तो आप जानते हैं कि उचित आवास व्यवस्था नहीं होने से मुर्गियों की उत्पादन क्षमता पर विपरीत प्रभाव पड़ता है और उनमें मृत्यु दर भी बढ़ जाती है। इसलिए इस तरह की समस्याओं से बचने के लिए आप मुर्गियों का दड़बा बनाते समय यह ध्यान रखें कि एक मुर्गी को 1.5 से 2 वर्ग फीट जगह की आवश्यकता होती है। दड़बा जमीन से थोड़ा ऊपर छायादार स्थान पर हो और उसमें वायु संचार की अधिक व्यवस्था हो। दड़बे की लंबाई पूर्व से पश्चिम में होनी चाहिए ताकि मुर्गियों को सीधी धूप और प्रकाश से बचाया जा सके। इस आवास में गेहूं या चावल की सूखी बिछावन हमेशा बिछी हुई होनी चाहिए। किसान भाइयों, अब बात करते हैं आहार प्रबंधन की। वैसे तो मुर्गियां ग्रामीण परिवेश में अपने आप इधर उधर जाकर किचन के अपशिष्ट और छोटे छोटे कीड़े मकोड़े खाकर अपना पालन पोषण कर लेती है। फिर भी कुछ मात्रा में दाना देना उपयोगी रहता है। मुर्गियों को आहार में मक्का, गेहूं, ज्वार, जौ, कटे हुए चावल खिला सकते हैं। मुर्गियों का ज्यादा वजन होने से अंडा उत्पादन कम होता है। इसके लिए मुर्गी का वजन 2.2 से 2.5 किलोग्राम 6 से 6.5 माह तक होना चाहिए। अंडे देने वाली मुर्गियों को हमेशा कैल्शियम की आवश्यकता पड़ती है, जो कि अंडे के कवच निर्माण में सहायक होते हैं। इसके लिए 3 से 4 ग्राम प्रति मुर्गी प्रतिदिन के हिसाब से मार्बल के टुकड़े देने से कवच कठोर बनता है। किसान भाइयों, मुर्गियों का स्वस्थ स्वास्थ्य ही इस व्यवसाय की सफलता का आधार है। इसलिए आप अपनी मुर्गियों को विभिन्न तरह की बीमारियों से बचाने के उपाय अपनाएं और उनका समय समय पर टीकाकरण करवाते रहें, जिससे कि मुर्गियों में किसी प्रकार की बीमारी नहीं आए और अच्छा उत्पादन मिल सके। इस तरह किसान भाइयों, प्रतापधन मुर्गियों का पालन करने से जहां एक तरफ आप इस व्यवसाय से अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं, वहीं दूसरी ओर इस व्यवसाय से ग्रामीण क्षेत्र में रोजगार के अवसर बढ़ेंगे और कुपोषण की समस्या से भी छुटकारा मिलेगा। किसान भाइयों, अब लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। अब आरबीआई ने ये बड़ा फैसला लिया है कि 2000 के जो नोट हैं वो नहीं छापे जाएंगे, यानी कि
मार्केट में अब नए 2000 के नोट नहीं निकलेंगे, नहीं उतारे जाएंगे। आरबीआई की ओर से ये बड़ा फैसला लिया गया है। लेकिन जो नोट अभी मार्केट में उपलब्ध हैं, जो हमारे या आपके पास नोट उपलब्ध हैं, उन्हें लेकर कोई भी दिक्कतें नहीं आने वाली हैं। आरबीआई की ओर से ये फैसला लिया गया है कि अगर आपके पास 2000 के नोट हैं तो आप इन्हें बाजार में चला भी सकते हैं और इसके साथ ही बैंक में वापस भी कर सकते हैं। विनीत सहयोगी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। विनीत, एक बड़ा फैसला आरबीआई की ओर से, पूरी जानकारी दीजिएगा और क्या वजह इसके पीछे? जी, निश्चित तौर पर मैं आपको बताना चाहूंगा कि जिस तरह से मोदी सरकार लगातार कहते रही है ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का अन्नदाता में स्वागत है। किसान भाइयों, किसी भी फसल के सफल उत्पादन में कई बाधाएं आती हैं, जिनमें से एक है हानिकारक कीटों का प्रकोप। और किसान इन कीटों की रोकथाम के लिए अक्सर रासायनिक दवाओं का उपयोग करते हैं, जिससे वातावरण तो प्रदूषित होता ही है, साथ ही इन दवाओं का हानिकारक प्रभाव मानव स्वास्थ्य पर भी पड़ता है। इतना ही नहीं, इनके प्रयोग से कृषि में लागत भी बढ़ जाती है। इसलिए इन रासायनिक दवाओं के दुष्प्रभाव से बचने के लिए अब किसानों को नीम आधारित कीटनाशी दवाओं का प्रयोग करना चाहिए, जिन्हें किसान अपने स्तर पर आसानी से तैयार कर सकते हैं। तो आप अपने स्तर पर कैसे बनाएं नीम आधारित कीटनाशक, आइए जानते हैं विषय विशेषज्ञ डॉक्टर राहुल सिंह राजपूत से। आज की कृषि की चर्चा विषय में हम जैविक रूप से किस प्रकार कीटनाशक का निर्माण करें, उस प्रक्रिया में नीम का इस्तेमाल कैसे किया जाए और कौन कौन से तरीके हैं जिससे नीम से हम जैविक कीटनाशक को बना सकते हैं, उस पर बात करेंगे। तो जैसा कि किसान भाइयों आप जानते हैं कि सर्वत्र भारत में कोई भी ऐसा क्षेत्र नहीं है जहाँ पे नीम का वृक्ष नहीं पाया जाता। इसके साथ साथ हमारे क्षेत्र में कई और भी ऐसे पौधे होते हैं जिनका हम इस्तेमाल कीटनाशक बनाने के लिए कर सकते हैं। तो आज सबसे पहले हम बात करेंगे नीम के जैविक कीटनाशक बनाने की विधि। आज खेती में रासायनिक उर्वरक और खाद का प्रयोग निरंतर बढ़ता ही जा रहा है। ऐसे में रासायनिक खाद से पैदा हुए फल, सब्जी और अनाज के सेवन से कई प्रकार के रोग उत्पन्न हो रहे हैं। इसे देखते हुए सरकार की ओर से जैविक खेती को बढ़ावा दिया जा रहा है और इसी के तहत आज हम नीम से बने हुए कीटनाशक की चर्चा करेंगे। नीम एक ऐसा अद्भुत पेड़ है जिसे वैद्य की संज्ञा दी जाती है। इसकी पत्तियों से लेकर तने तक उभरे सूखे छिलके, निबोली, यहाँ तक कि पत्तियों के तिनकों में भी औषधीय गुण छुपे रहते हैं। इससे किसान भाई आसानी से बहुत कम लागत में घरेलू नीम कीटनाशक बना सकते हैं। सबसे पहले किसान भाइयों आप जो है नीम की पत्तियों को इकट्ठा कर लें। इसकी मात्रा आपकी जैविक कीटनाशक बनाने की मात्रा पर निर्भर करती है। सामान्य रूप से हम 10 किलोग्राम यदि हरी पत्तियों को इकट्ठित करते हैं तो उसके द्वारा हम लगभग 5 लीटर का हमारा जैविक कीटनाशक को तैयार कर सकते हैं। इसके लिए सबसे पहले आपको 10 किलोग्राम हरी पत्ती को इकट्ठा करना है और उस पत्ती को तोड़कर पानी में 10 लीटर पानी में उसको आपको भिगो के रखना है। इसके लिए आपको पानी में 2 से 3 दिन तक पत्तियों को छोड़ देना है। उसके पश्चात चाहे हरी मिर्च या लहसुन, इनका 1-1 किलोग्राम की मात्रा पीस कर इसको आप उसमें डालकर इसको और अधिक प्रभावी बना सकते हैं। इस प्रकार से बने हुए मिश्रण को आपको लगभग धीमी आंच में तब तक गर्म करना है जब तक इसका जो अर्क है वो इसकी आधी मात्रा पे ना पहुंच जाए, अर्थात वो 5 लीटर की मात्रा पे ना पहुंच जाए। और इस प्रकार ये जो आपका तैयार मिश्रण है इसको आप प्रति लीटर पंप में डालकर, अर्थात 1 लीटर यदि आप एक पंप में डालेंगे, एक पंप सेट में, और इसका इस्तेमाल आप अपनी प्रभावी सब्जी वाली फसल हो उस पर आप प्रभावी रूप से नियंत्रण करने के लिए, कीटनाशक हो चाहे बीमारी हो, इसके लिए आप इस्तेमाल कर सकते हैं। सबसे पहले 10 लीटर पानी लें और उसमें 5 किलोग्राम नीम की हरी या सूखी पत्तियां
या बारीक पिसी हुई नीम की निबोली 10 किलोग्राम छाछ और 2 किलोग्राम गौमूत्र, 1 किलोग्राम पिसा हुआ लहसुन, इन सबको एक प्लास्टिक के ड्रम या मिट्टी के बर्तन में मिश्रित कर लें। फिर एक लकड़ी से इनको अच्छी तरह से मिलाएं। इसके बाद 5 दिनों तक किसी बड़े बर्तन में ढककर रख दें। ये भी ध्यान रखें कि हर दिन 5 दिनों तक दिन में 2 से 3 बार इस घोल को अच्छी तरह लकड़ी से मिलाते रहें। जब इसका रंग दूधिया हो जाए तो इस घोल में 200 मिलीग्राम साबुन और 800 मिलीग्राम टिपोल मिला दें। अब इसका प्रयोग फसलों में अन्य कीटनाशकों की तरह किया जा सकता है। इसी के साथ हम देखते हैं कि आज जो है कीटनाशक के नियंत्रण के लिए इसके नीम के तेल का भी इस्तेमाल किया जाता है। तो नीम का तेल सामान्य रूप से किसान भाइयों आपको मार्केट में भी मिल जाएगा और इसके लिए आप नीम के तेल की मात्रा को 100 ml की मात्रा को यदि 1 लीटर पानी में घोलकर उसमें यदि आप थोड़ा सा अपना 80 ml के आसपास यदि कोई भी जो घर में उपस्थित डिटर्जेंट है उसको मिलाकर 10 लीटर पानी में पूरा घोल तैयार करके इस्तेमाल करते हैं तो ये भी कीटनाशक आपके छोटे स्तर पर प्रभावी रूप से कीट नियंत्रण करने में आपकी मदद करेगा। तो इस प्रकार से आप जैव कीटनाशक का निर्माण नीम की सहायता से आसानी से कर सकते हैं। नीम की खली से कीटनाशक बनाना। नीम की खली से भी कीटनाशक तैयार किया जा सकता है। इसके लिए सबसे पहले 3 किलोग्राम कुटी हुई निबोली को करीब 15 से 16 लीटर पानी में 3 दिनों तक फूलने दें। इसके बाद चौथे दिन धतूरे का रस 100 ग्राम, हरी मिर्च 250 ग्राम को कूटकर मिला लें। इससे करीब 3 लीटर अर्क निकाल लें। करीब 15 लीटर शुद्ध पानी में 1.5 लीटर अर्क को मिलाकर सुबह के समय इसका छिड़काव पौधों पर करें। ये दवा पौधों और पत्तों पर लगने वाले कीटों, मच्छरों और माहू आदि से बचाव के लिए काफी कारगर साबित होती है। इस कीटनाशक का छिड़काव करते समय इस बात का ध्यान रखें कि इसका छिड़काव 1 माह पुरानी फसल पर ही करें। तो किसान भाइयों फिर सवाल आता है किसान भाइयों का कि ये किन किन कीटों के लिए प्रभावी होता है। तो सामान्य रूप से हम सब्जी वाली फसलों पर इसका उपयोग करते हैं तो प्रभावी नियंत्रण देखने के लिए मिलता है। साथ ही साथ ये उन कीटों के लिए बहुत प्रभावी है जो पत्तियों पर लग के उसका रस चूसते हैं। और यदि हम इन प्रकार के कीटों के नियंत्रण के लिए रासायनिक दवा का इस्तेमाल करते हैं तो उसका जो लागत मूल्य है वो भी काफ़ी ज़्यादा होता है। तो यदि हम इन जैविक कीटनाशकों का उपयोग करें जैसे जो नीम आधारित हैं तो हमारी लागत मूल्य में भी कमी आएगी। तो आशा करता हूँ किसान भाइयों को ये जो कीटनाशक है, जैविक कीटनाशक निर्माण की विधि, उसके बारे में जानकारी पाकर अच्छा लगा। आगे और भी है खेती बाड़ी से जुड़ी हुई बहुत सी रोचक जानकारियां। यहाँ रुकेंगे एक और छोटे से ब्रेक के लिए। अब आरबीआई ने ये बड़ा फैसला लिया है कि 2000 के जो नोट हैं वो नहीं छापे जाएंगे, यानी कि मार्केट में अब नए 2000 के नोट नहीं निकलेंगे, नहीं उतारे जाएंगे। आरबीआई की ओर से ये बड़ा फैसला लिया गया है। लेकिन जो नोट अभी मार्केट में उपलब्ध हैं, जो हमारे या आपके पास नोट उपलब्ध हैं, उन्हें लेकर कोई भी दिक्कतें नहीं आने वाली हैं। आरबीआई की ओर से ये फैसला लिया गया है कि अगर आपके पास 2000 के नोट हैं तो आप इन्हें बाजार में चला भी सकते हैं और इसके साथ ही बैंक में वापस भी कर सकते हैं। विनीत सहयोगी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। विनीत, एक बड़ा फैसला आरबीआई की ओर से, पूरी जानकारी दीजिएगा और क्या वजह इसके पीछे? जी, निश्चित तौर पर मैं आपको बताना चाहूंगा कि जिस तरह से मोदी सरकार लगातार कहते रही है या सत्ता में आने ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी दर्शकों का अन्नदाता के खास कार्यक्रम अपने राज्य में लगातार दिनों दिन भूजल स्तर नीचे जा रहा है, जिससे बहुत से क्षेत्रों में सिंचाई जल का संकट मंडरा रहा है। ऐसे में किसान सिंचाई की उन्नत तकनीकों जैसे स्प्रिंकलर और ड्रिप सिंचाई पद्धति को अपनाकर इस समस्या से काफी हद तक बच सकते हैं। तो चलिए सिंचाई की इन उन्नत विधियों के प्रयोग और इनके लाभ के बारे में जानते हैं कृषि अभियंता डॉक्टर मिंटू जाप से।
किसान भाइयों जोहार। आज हम आपको बताने जा रहे हैं सूक्ष्म सिंचाई यानी माइक्रो इरिगेशन के बारे में। तो इरिगेशन करने की बहुत सारा विधि है जो हम किसान भाई पारंपरिक रूप से करते आ रहे हैं, जिसको हम कहते हैं सतही सिंचाई। तो सतही सिंचाई में जो हम पानी कोई एक स्रोत से लाके सीधे हम खेत में ले जाते हैं और वहाँ पे छोड़ देता है। ये जितने भी तरीके हैं उसमें कि पानी की बहुत ज़्यादा बर्बादी होता है। मान लीजिए 100 लीटर पानी हम खेत में दिया तो उसमें सिर्फ 40 से 50 लीटर ही फसल अपने उपयोग में लाते हैं, बाकी 50% लगभग वेस्ट चला जाता है, या तो वाष्पीकरण हो जाता है या डीप लीचिंग के द्वारा ज़मीन सोख लेता है। तो उसको हम ऑफसेट करने के लिए एक नया विधि जो काफ़ी प्रचलित है, सूक्ष्म सिंचाई विधि लाया गया है। सूक्ष्म सिंचाई प्रणाली सामान्य रूप से बागवानी फसलों में उर्वरक व पानी देने की सर्वोत्तम एवं आधुनिक विधि मानी जाती है। सूक्ष्म सिंचाई प्रणाली में कम पानी से अधिक क्षेत्र की सिंचाई की जाती है। इस प्रणाली में पानी को पाइपलाइन के माध्यम से स्रोत से खेत तक पूर्व निर्धारित मात्रा में पहुंचाया जाता है। इससे पानी की बर्बादी को तो रोका ही जाता है, साथ ही ये जल उपयोग दक्षता बढ़ाने में भी सहायक है। सूक्ष्म सिंचाई में दो चीज़ है, एक है फुहारा सिंचाई यानी स्प्रिंकलर सिंचाई और दूसरा है ड्रिप सिंचाई। फुहारा सिंचाई जो हम नोज़ल के पाइप के एक जाल के द्वारा नोज़ल प्रेशर में नोज़ल के द्वारा हम पानी को एक बरसात के वर्षा रूप में रेनफॉल के रूप में हम पानी को फुहारा की तरफ वहाँ फैलाते हैं। ये सिंचाई की पद्धति हम ऐसा फसल जिसकी दूरी का जो पास में लगा हुआ रहता है उसके लिए उपयोग में लाता है, जैसे दलहन, तिलहन, गेहूँ, उसके लिए स्प्रिंकलर सिंचाई उपयुक्त है। फव्वारा सिंचाई विधि में पानी का हवा में छिड़काव किया जाता है, जो कृत्रिम वर्षा का एक रूप है। पानी का छिड़काव प्रेशर वाले छोटे नोजल से होता है। इस विधि में पानी महीन बूंदों में बदलकर वर्षा के फुहार के समान पौधों के ऊपर गिरता है। स्प्रिंकलर को फसलों के अनुसार उचित दूरी पर लगाकर पंप की सहायता से चलाया जाता है, जिससे पानी तेज बहाव के साथ निकलता है। स्प्रिंकलर में लगी नोजल पानी को फुहार के रूप में बाहर फेंकती है। पानी के प्रेशर से नोजल घूम घूम कर खेत में वर्षा के समान पानी गिराते हैं। पानी की कमी वाले इलाकों में ये विधि बेहद लाभदायक साबित हुई है। लेकिन जिसकी फसल की दूरी थोड़ा सा दूर में है, जैसे सब्जी हो गया, फलदार वृक्ष हो गया, उसके लिए सूक्ष्म सिंचाई ज़्यादा उपयुक्त तकनीक है और इसकी दक्षता यानी एफिशिएंसी 90 से 95% होता है। मानिए यदि आप 100 लीटर पानी खेत में दिया तो सिर्फ 5 लीटर ही बर्बाद होगा, बाकी 95% 95% पानी फसल अपने उपयोग में लेते हैं। सामान्यतः फव्वारा सिंचाई सूखाग्रस्त, बलुई मृदा, ऊंची नीची जमीन तथा पानी की कमी वाले इलाकों के लिए उपयोगी है। घास के मैदानों और पार्कों में भी फव्वारा विधि द्वारा सिंचाई की जा सकती है। स्प्रिंकलर को खेत में इधर उधर भी ले जाया जा सकता है। तो उस सूक्ष्म सिंचाई हमको यदि करना है तो उसके लिए हमको पानी का एक स्रोत चाहिए। ये पानी का स्रोत कुआं हो सकता है, तालाब हो सकता है, यदि बोरवेल किसी के पास है तो बोरवेल हो सकता है, नदी हो सकता है। तो वहाँ से हम पानी को लिफ्ट किया जाता है प्रेशर से पंप के द्वारा, और उसका एक हेड कंट्रोल यूनिट रहता है। हेड कंट्रोल यूनिट यानी जहाँ पे हम दबाव या प्रेशर को हम रेगुलेट करता है। तो उसको पानी को वहाँ से लाया। और सूक्ष्म सिंचाई की सबसे बड़ी सिद्धांत ये है कि उसमें हमको पानी एकदम साफ पानी चाहिए, थोड़ा भी अशुद्धि या कण, कोई भी अशुद्ध कण उसमें नहीं होना चाहिए, क्योंकि उसकी जो पानी जो फैलाता है बूंद बूंद करके गिरता है ड्रिप, इसलिए हमको उसको फिल्ट्रेशन यानी उसको छानना बहुत ज़रूरी है। उसके लिए एक फ़िल्टर यूनिट इसमें दिया जाता है। ये हमारा हो गया मुख्य यूनिट जो जिसे हम लोग कहते हैं हेड कंट्रोल यूनिट। एक बार पानी आपका शुद्ध हो गया, पानी आपका मोटर से आपका हेड कंट्रोल यूनिट में आ गया, उसके बाद हमारा पानी का वितरण होता है हमारा खेतों में, डिस्ट्रीब्यूशन जो हम लोग बोलते हैं। तो ये हम लाया जाता है अलग अलग पाइप की अलग अलग व्यास की पाइप से, पीवीसी पाइप या एचडीपीई पाइप इस्तेमाल में लिया जाता है। तो उसमें जो मुख्य पाइप रहता है, जो मेन पाइप रहता है, तो उसमें उसकी
व्यास थोड़ा ज़्यादा रहता, ज़्यादा कैपेसिटी का रहता, तो ये मुख्य पाइप से पानी पास होगा और ये पानी हमारे ज़मीन से जो पाइप जो बिछा रहेगा ज़मीन के करीब 1.5 फीट नीचे बिछा हुआ रहता है। यदि वहाँ से कोई ट्रैक्टर भी गुजर जाए तो पाइप को कोई खराबी नहीं आता है। सिंचाई की टपक विधि में पाइपलाइन द्वारा पौधों की जड़ों के आसपास सतह या उप सतह पर ड्रिपर्स के माध्यम से आवश्यकता अनुसार पानी दिया जाता है। इस प्रणाली में बूंद बूंद द्वारा फसलों और बागवानी पौधों की सिंचाई की जाती है। इस विधि से सिंचाई करने पर लगभग 50% पानी की बचत होती है। साथ ही फसल उत्पादन में वृद्धि, खरपतवार में कमी और फसल उत्पाद की गुणवत्ता में भी सुधार होता है। इस विधि में सिंचाई के साथ उर्वरकों का इस्तेमाल भी किया जाता है। इन विधियों से भूख क्षरण की संभावना बेहद कम होती है तथा मृदा में नमी की कमी भी नहीं रहती। इसका पौधों की वृद्धि और विकास पर अनुकूल प्रभाव पड़ता है। अब बताएं किसान भाइयों कि इसकी फ़ायदा क्या क्या है। जैसे हम लोग शुरू से बात कर रहे हैं कि इसका सबसे बड़ा फ़ायदा है पानी की बचत। इसमें करीब 50 से 60% पानी की बचत होता है यदि हम सतही सिंचाई से तुलना करें। दूसरा फ़ायदा ये है कि उपज में भी बढ़ोतरी होता है। तीसरा इसका एडवांटेज ये है, अच्छी बात ये है कि ड्रिप सिंचाई द्वारा हम खाद का व्यवहार भी उसी सिस्टम से किया जा सकता है और 10-15 दिन पहले हमारा फसल भी तैयार हो जाता है, जिससे किसान भाइयों को मार्केट में अच्छा मूल्य उसको मिल सकता है। भारत सरकार ने, राज्य सरकार ने सब्सिडी की प्रावधान किया गया है, जो सरकार ने अनुमानित किया है, जो सिस्टम प्रोवाइड करेगा। यदि वो तकनीक के रूप से सही है तो उसको आप सब्सिडी के रूप में आप उसको अवेल कर सकते हैं, उसका लाभ उठा सकते हैं। और आइए अब जानते हैं अन्नदाता निःशुल्क फोन के माध्यम से पूछे गए समस्याओं का समाधान। अन्नदाता निःशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से पूछे गए प्रश्नों में से आज हमने जिस प्रश्न को कार्यक्रम में शामिल किया है उसे पूछा है ग्राम असनावर, जिला झालावाड़ के कृषक गिरधारी सिंह ने। ये एंथोरियम फूल की उन्नत किस्मों के बारे में जानकारी चाहते हैं। तो गिरधारी सिंह जी, आपकी जानकारी के लिए प्रस्तुत है कार्यक्रम का ये अंश। एंथोरियम फूल से अधिक लाभ मिले, इसके लिए इसकी उन्नत प्रजातियों का चयन करना चाहिए। बाजार में विभिन्न रंगों के अनुसार फूलों की प्रजातियां मिलती हैं, जैसे लाल रंग की किस्में टेम्पटेशन, मैरिसस रेड, एविटा सफेद रंग की किस्में एंजल, मॉरिसस सफेद का प्रयोग कर सकते हैं। और भी रंग की किस्में होती हैं जिनका प्रयोग कर सकते हैं। किसान भाइयों, फूलों की विभिन्न किस्मों का चयन करना सही रहता है, क्योंकि बाजार में विभिन्न रंगों की फूलों की मांग होती है। इसके पौधों को हमेशा विश्वसनीय संस्था से ही खरीदना चाहिए। और आइए एक नजर डाल लेते हैं राज्य के कुछ मंडियों के प्रमुख फसलों के बाजार भाव पर।
किसान भाइयों, कृषि संबंधित समस्या और सुझाव के लिए आप हमें इस पते पर संपर्क कर सकते हैं। प्रोड्यूसर अन्नदाता, न्यूज 18 राजस्थान, रामोजी फिल्म सिटी, हैदराबाद 501512। साथ ही आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल है p18annadatarajasthan@nw18.com। इसके अतिरिक्त आप हमें निःशुल्क हेल्पलाइन नंबर 1800889216 पर सोमवार से शनिवार सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे के बीच संपर्क कर सकते हैं। अब समय हो रहा है आपसे विदा लेने का। कल इसी वक्त फिर से होगी आपसे मुलाकात। नमस्कार। अब आरबीआई ने ये बड़ा फैसला लिया है कि 2000 के जो नोट हैं वो नहीं छापे जाएंगे, यानी कि मार्केट में अब नए 2000 के नोट नहीं निकलेंगे, नहीं उतारे जाएंगे। आरबीआई की ओर से ये बड़ा फैसला लिया गया है। लेकिन जो नोट अभी मार्केट में उपलब्ध हैं, जो हमारे या आपके पास नोट उपलब्ध हैं, उन्हें लेकर कोई भी दिक्कतें नहीं आने वाली हैं। आरबीआई की ओर से ये फैसला